दोस्तों मैं आप सभी के सामने जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपकी सभी परेशानियों का समाधान मिल जाए। आराम से वीडियो को आप देखना। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि यूकेपीएससी का जो आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करोगे, तो उसके जहां से भी आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो वहां पे आपको खुद रहना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। यूके ट्रिपल एस सी और यूकेपीएससी, इसमें एक डिफरेंस है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यूके ट्रिपल एस सी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप मान सकते हैं कि 10% चांस थे कि उसमें अभ्यर्थी को बाहर किया जाता था, और यूकेपीएससी में 99% चांस हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि डॉक्यूमेंट्स में रहती है वो बाहर कर देते हैं। यूकेपीएससी का जो ये गाइडलाइन है इसमें पॉइंट्स भी स्पेशली दिए गए हैं, तो अच्छे से हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2022, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022। ये सभी आपको पता है। 563 पोस्ट है दोस्तों, और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने में भी उसी जनपद में जाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक यूकेपीएससी ने अलग प्रकार का संशोधन बता दिया है कि भाई जिस जिले से आप भरोगे उसी जिले में आपको परीक्षा देने भी जाना है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब कि जो आप पहले भर दोगे उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अर्थात आपके लिए डॉक्यूमेंट्स जो रीचेक है उसका शायद फिर से फॉर्म खुलेगा, लेकिन जो जिला आपने डाला होगा, जिला आपको सोच समझ कर ही डालना है। आप एग्ज़ाम कहाँ से दोगे और जहाँ से आप एग्ज़ाम दोगे और जहाँ से आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं जिस ज़िले से, तो उसी ज़िले में आपको जाके पेपर भी देना है। तो ये दोस्तों निर्देश है। और इस बार यूकेपीएससी ने स्पेशली लिखा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एसएससी और यूकेपीएससी में काफ़ी डिफरेंस है। अति महत्वपूर्ण निर्देश, तो उन्होंने बताया है कि भाई हाँ, हम यूकेपीएससी वाले हैं, खुद को वो दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रिक्टनेस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 14 पॉइंट है और इस पे हम डिस्कस करने की पूरी, आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखते हैं कितना समझ पाते हैं। और अगर फिर भी आप सभी को कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। मतलब कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसमें आप किस श्रेणी से है और क्या आपका उसमें उपश्रेणी रहने वाला है। आरक्षण का दावा न किए जाने की दिशा में रिट याचिका जो स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक इतने। तो मतलब मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ इसका, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका अर्थ क्या है। इन्होंने बताया है कि आपको आरक्षण तब मिलेगा जब आप आरक्षण का जो अंकन नंबर है, जो आपका नंबर होगा, जैसे एसटी में है या कोई एससी में है या कोई ईडब्ल्यूएस में, तो वो नंबर आपको डालना ही डालना है। ये नंबर आप सभी को मिले होते हैं तो उसको आपको ज़रूर डालना। अगर नहीं डाला होगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट से भी इस पे सुनवाई हो चुकी है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। मतलब कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो उसमें जो डेट है वो 4 नवंबर तक की होनी चाहिए। मतलब तब तक आप उसमें अहर होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे किसी का, ये आपको मैं बता दूं, जैसे किसी का बीएससी का है, ग्रेजुएशन मांगा है, या बीए का है, ग्रेजुएशन का कोई भी मार्कशीट है, तो उस मार्कशीट का विज्ञप्ति मतलब मार्कशीट आने का जो डेट है फाइनल ईयर का
वो 4 नवंबर से पहले का होना चाहिए, ना कि 22 आज 14 तारीख तक का। 14 अक्टूबर नहीं, अगर आपका 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जिसका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, आया नहीं है, तो 4 नवंबर तक वो रिज़ल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरा सकते हैं। तो ये इसका दोस्तों दूसरे का आपके समझाया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरे। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन, सीधी सी बात है, अगर आपने आवेदन अपूर्ण किया होगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र भरते हैं तो 5 वर्ष के लिए आप सभी को रिजेक्ट किया जाएगा जो फर्जी अपने प्रमाण पत्र डालता है। तो तभी मैंने कहा है, पहले भी कहा था कि छात्र को स्वयं रहना है। अगर आप फ़ोन से भी अपडेट करते हैं, अपने खुद के लैपटॉप से करते, तो आपको एक नहीं 2-2 बार इसको चेक करना है। ये प्री एग्ज़ाम है, आपका फॉर्म आपको अच्छे से भरना है। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें भी किसी भी प्रकार से लिखा होना नहीं चाहिए। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र एवं आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने स्पेशली बोला है कि जो अंतिम तिथि के उपरांत आप कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे पदनाम या अर्हता या आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी या परीक्षा का केंद्र या फिर जिला, जिस जिले से आप पेपर भरवाना चाहते हैं, तो जिले को दोस्तों सोच समझ के ही डालिएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजन के लिए परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 2, आरक्षण संबंधी दावे के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट 3 तथा न्यूनतम अहर अंक हेतु परिशिष्ट 4 का अवलोकन करें। तो नीचे दोस्तों ये परिशिष्ट दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं, बाद में आएंगे। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के 100 हस्ताक्षरित प्रिंटआउट साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, मतलब कि सीधा बोला गया है कि जो आप सभी ने क्या बोलते हैं, अगर परीक्षा पास कर ली तो आप सभी को तब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे आप सभी को क्या है, प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ अंतिम तिथि तक जमा करना होगा। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए गए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखे। तो आपका जो भी आवेदन पत्र मतलब एडमिट कार्ड भी आएगा, उसको भी आपको ना ही उसमें लिखना है, अच्छे से संभाल कर रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपके उसमें रोल नंबर डाला जाएगा। बाकी आपको अगर लगता है आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है या सिलेक्शन आपका पक्का है तो आपको एडमिट कार्ड भी संभाल कर रखना है। मैं ये पहले ही बता देता हूँ। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करे बल्कि उससे पूर्व की अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र, बिल्कुल सही बात बोली गई है कि आप ऑनलाइन जो अपना परीक्षा का आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो टाइम से भर देना, क्योंकि लास्ट में साइट हैंग रहता है तो इस वजह से दिक्कत भी आ सकता है। इसके लिए भी शायद अभ्यर्थी ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अहर अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञान के परिशिष्ट 4 पर है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरिट के आधार पे सूचित किया जाएगा। और लिखित का आवंटित परीक्षा यथासंभव वेबसाइट दैनिक जो समाचार है उसके माध्यम से दिया जाएगा। क्या जो परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि होगी तो आपको ये मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। लिखित परीक्षा में अहर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों, शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। मतलब जो भी है दोस्तों, आपको उसका सिलेक्शन के बाद क्या है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों, शैक्षणिक आरक्षण आदि का 100
100 प्रमाणित छाया प्रति जमा करने का अनिवार्य होगा। तो ये आप सभी को दोस्तों जमा करना होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासंभव विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। अब मतलब कि अगर आपका शारीरिक परीक्षा होगा तो इसका भी क्या है, समाचार या ऑनलाइन वेबसाइट में बता दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात की बातें हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका आवेदन निरस्त किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और वहीं आपको एग्जाम देने जाना है। परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा अलार्म बज गया था, इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। तो आपको यही कुछ मैटर बताया गया है कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भरोगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देने जाना है और फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो होगा वो 4 तारीख के बाद नहीं माना जाएगा और 4 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी होंगे वो रेडी होने चाहिए। रिक्तियों का विवरण, तो रिक्तियाँ दोस्तों ये है पटवारी के 391 पद और लेखपाल के 172 पद। राजस्व जिला अल्मोड़ा में देख सकते हैं दोस्तों, जिला अल्मोड़ा में कितना है तो 50 है दोस्तों। जिला अल्मोड़ा में आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण किस प्रकार से है। उत्तराखंड के डीएफ ये यहाँ पे दिया गया है। ये दोस्तों जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट की ये आप खुद से भी स्वयं से भी देख सकते हैं। 26 चमोली में है दोस्तों, यहाँ पे चंपावत में 26 है दोस्तों और देहरादून में 9 है। तो देहरादून से कम ही लोग डालेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। नैनीताल से 27 है, नैनीताल में काफ़ी लोग जाने वाले। पौड़ी गढ़वाल में और ज़्यादा लोग जाएंगे, 80 है पौड़ी गढ़वाल से, 79 है मतलब। पिथौरागढ़ में 38 है दोस्तों। रुद्रप्रयाग में 13 है और टिहरी में 45 है, टिहरी में भी काफ़ी लोग जाएंगे। उत्तरकाशी में दोस्तों 60 है, उत्तरकाशी में भी काफ़ी लोग जाने वाले हैं। तो ये दोस्तों मानक अंग है शैक्षिक अहर्ताएँ। वेतन आपका लेवल 5 है और भारत में विधि द्वारा स्थापित ये ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। और ये अधिमानी अहर्ताएँ कुछ भी हो दोस्तों अगर आपके पास है तो। बाकी शारीरिक दक्षता आप देख सकते हैं 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। शारीरिक मानक दोस्तों ऊंचाई ये आप देख सकते हैं खुद भी 21 से 28 वर्ष दोस्तों ये लिया गया है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष। अब दोस्तों लेखपाल का है, चंपावत में 1 है लेखपाल का, देहरादून में 38 लेखपाल, देहरादून में बहुत ज़्यादा है जी। हरिद्वार में 51 लेखपाल है, नैनीताल में 26 है, तो उधम सिंह नगर में 56 है। तो ये यहाँ पे इनका भी आपका लेवल देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता यहाँ पे भी है 7 किलोमीटर, सेम वही है। आयु दोस्तों देखते हैं आयु का क्या है। राजस्व उप निरीक्षक हेतु आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष निर्धारित है। राजस्व उप निरीक्षक आयु सीमा 21 से अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित गई है। तो लेखपाल के लिए 35 है, पटवारी के लिए 28 है। तो ये दोस्तों आयु का अब देखेंगे क्या है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एवं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चय तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2022 है। तो दोस्तों ये जो कहा गया है यूकेएसएससी में जिन्होंने भरा था तो उनके लिए 2020 थी, लेकिन उक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए 2022 लास्ट डेट होगी। मतलब कि 2022 तक आप 28 साल के होने चाहिए और 35 साल के मैक्सिमम होने चाहिए 2022 तक। और जिन्होंने यूकेएसएससी में भरा था उनका 2020। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने यूकेएसएससी का भरा था उनके पेपर छोड़ दिए जाएंगे, जिनका 20 साल से ज़्यादा हो जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो छूट का दोस्तों आपको पता है एसटी एससी में कितना रहता है आरक्षण का, ये दिया गया है यहाँ पे।
बाकी दोस्तों राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य हम ऑनलाइन इस तरह से आप भर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें, वो है आपका फीस। परीक्षा का जो शुल्क है वो कितना होगा, तो उसी पे दोस्तों हम जाएंगे। अगर मिल जाता है तो गिरधर सिंह रावत जी ने डाल दिया है परिशिष्ट 1। ये देख सकते हैं आप, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। सामान्य हिंदी 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन 40 का। इसमें दिया गया है भाई ये आने वाला है सामान्य अध्ययन में। और उत्तराखंड से संबंधित विधिवत जानकारी जो होगी वो 40 नंबर की। ये दोस्तों पाठ्यक्रम यहाँ पे कुछ इस तरह से परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसके लिए अलग से दोस्तों कल वीडियो बना दी जाएगी और आपको वीडियो उसके पाठ्यक्रम पर भी डाल दी जाएगी। तो ये दोस्तों आज आप सभी के लिए फॉर्म है। तो यहाँ पे दोस्तों एक शुल्क का जो है वो नहीं मिला है। अगर कल मिलता है सिलेबस के साथ तो आपको शुल्क का भी डाल दिया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी बनी क्योंकि आप सभी को सारा डिटेल दिया जाना आवश्यक था, क्योंकि ये जो यूकेपीएससी का जो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को लेके इनका बहुत ही ज़्यादा सतर्कता रहती है। अब इसमें सही कहा जाए या गलत कहा जाए ये आप सभी स्टूडेंट का अपना मत है, लेकिन ये भी होना चाहिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो कम से कम सही भरे होने चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन यदा कदा अगर त्रुटि हो जाती है तो मुझे लगता है यूकेएसएससी का ठीक था यहाँ पे, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलतियाँ कर देते हैं और उन्हें गलतियाँ नहीं करनी है, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी दोस्तों फीस का मुझे अभी तक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कुछ भी फीस को रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। अगर दिखता है तो आपको कल बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए सभी के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से फॉर्म भरिए और सोच समझ के आप डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करिएगा और जहां आप पेपर देने जा सकते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट को आप अपना उसमें भर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।